साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। आज के क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे मामले जहां पर मैरिजेस प्रूव नहीं है और लड़के के अपने ही एडमिशन्स उसके खिलाफ चले जाते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट का जहां पर इस तरह के प्रिंसिपल्स को डील विद किया गया है। मामला क्या है हम समझेंगे विस्तार से। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो और कंसेप्चुअली कैसे वर्कआउट करना है ये आप समझ सकें और अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकें। सबसे पहले लिखिएगा कोर्ट का नाम। कोर्ट का नाम है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि झारखंड हाई कोर्ट की जो बेंच है ये बैठती है रांची में। इस केस में जो क्रिमिनल रिवीजन नंबर है वो है 12/2022। अशोक कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, ये जजमेंट का टाइटल है। साथियों, यहाँ पर क्रिमिनल रिवीजन जो है फाइल हुई है अगेंस्ट द इम्प्यून ऑर्डर, जो कि 16 जनवरी 2020 का है, जो कि फैमिली कोर्ट ने पास किया, जिसके तहत कंसेंट पिटिशनर को डायरेक्शंस दिए गए कि वो 4,000 रुपये अपनी पत्नी को देवे। क्लियर है। और 2,000 रुपये जो है वो लिटिगेशन कॉस्ट के देवे। पर यहाँ पर एक बात आपको मार्क कराऊंगा, पत्नी जैसे संबंध होना या रिलेशनशिप प्रूव ना कर पाना, तीनों अलग अलग कंसेप्ट है। अगर 125 में कोई लड़की केस लेके आ रही है और वो कहती है कि आप उसके पति हैं, तो उसको सबसे पहले प्राइम कंडीशन की मैरिज जो है वो सोलेमनाइज हुई है, मैरिज जो है वो वैलिड है और वो कॉन्क्यूबाइन नहीं है, वो उसको प्रूव करना होगा। अगर हम उस फैक्ट को एडमिट कर लेते हैं तो कि मैरिज जो है परफॉर्म हुई है, तो उसको ये पैरामीटर्स प्रूव नहीं करने होंगे। पर अगर हमने किसी भी रूप में इस पैरामीटर को एडमिट नहीं किया है तो वहाँ पर मैरिज को जो है साबित करना होगा। और अगर वो मैरिटल स्टेटस को साबित नहीं कर पाती है, वो लीगली मैरिड वाइफ नहीं है, तो वो किसी भी रूप में मेंटेनेंस पाने की हकदार भी नहीं है। ऐसे कई जजमेंट्स भी आए। पर इसके अलावा इसके बाईपास भी हैं कि अगर आपके लिव इन रिलेशनशिप हैं या पति पत्नी जैसे संबंध हैं तो वहाँ पर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। पर साथियों, वो स्थितियाँ बहुत ही रेयर है, क्योंकि जब ऐसा केस वो लेके आती है और उस कंडीशन में भी अगर लड़का ऑलरेडी मैरिड है तो उस लेडी का जो स्टेटस है वो मियर कॉन्क्यूबाइन का है, और मियर कॉन्क्यूबाइन किसी भी रूप में मेंटेनेंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकती है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेज जो है हमें समझनी है, किसी भी रूप में आप ये एडमिट ना करें कि हमारे पति पत्नी जैसे संबंध रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी के रूप में आप रहे और आपके संबंध रहे तो कोर्ट वहाँ पर मैरिज को अज्यूम और प्रिज्यूम कर सकती है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं, आपका एक ड्यू एग्रीमेंट है, उस सिनेरियो में अगर आपके पास रिलेशनशिप है जस्ट टू हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वहाँ पर ये नहीं मान सकते कि आप पति पत्नी के रूप में रहे, बल्कि ये स्थिति जो है निकल के आएगी कि आपके जो संबंध है वो लिव इन पार्टनर के हैं। तो वहाँ पर किसी भी रूप में 125 CRPC का जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो कुल मिला के कुछ सावधानी है जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। साथियों, यहाँ पर सोल ग्राउंड जो है पिटिशनर का वो ये है कि जो कंसर्न अपोजिट पार्टी है या कंप्लेनेंट है या एप्लीकांट है, जो भी हम कहेंगे, इज़ नॉट द लीगली वेडिड वाइफ ऑफ द पिटिशनर। ये इंपॉर्टेंट कंटेंशन जो है इसने रेस किया है। और इनका ये भी कहना है कि हम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे, मीन्स पति पत्नी की तरह हम किसी भी रूप में नहीं रहे। इस कंटेंशन को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने रिलाई किया ऑन द कंसेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकांट, क्योंकि एप्लीकांट ने यहाँ पर एक कंप्लेंट जो है दर्ज कराई थी अगेंस्ट द पिटिशनर, और उसमें उसने सेक्शन 417 मीन्स चीटिंग के और सेक्शन 354 IPC के मीन्स उसकी जो मॉडेस्टी उसको आउटरीच किया गया, ऐसे आरोप लगाए। और उसका यह कहना है कि इस आरोप के कॉन्टेक्स्ट में ये तय हुआ कि जो पिटिशनर है उसके साथ जो है मैरिज करेगा। बट जब कंप्लेनेंट मैरिज के लिए गई तो उस सिनेरियो में अक्यूज ने मीन्स पिटिशनर ने, जो इस केस का पिटिशनर है, जो बॉय है, उसने मैरिज करने से मना कर दिया। बट यहाँ पर जो फैक्ट है सर्कमस्टेंसेस से उसके सिनेरियो में ट्रायल कोर्ट ने कंसर्न पिटिशनर को जो है बरी कर दिया, और उसका ये मानना था कि जो भी रिलेशनशिप इनके बीच में है वो लिव इन रिलेशनशिप है, ना कि पति पत्नी के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं वैसे रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं है। तो इस सिनेरियो में सेक्शन 354 IPC और 417 IPC जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसने फिर एक केस दर्ज कराया
जिसमें जो एप्लीकांट है उसने कहा कि जो पिटिशनर है उसने धोखा दिया है और वो गिल्टी है सेक्शन 494 मीन सेकंड मैरिज करने का, कंसीलमेंट ऑफ प्रीवियस मैरिज का और सेक्शन 498 है आईपीसी का। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं हुआ और अल्टीमेटली ये कहीं भी निकल के नहीं आया कि इनके बीच मैरिटल रिलेशनशिप हो, मीन्स पति पत्नी के बीच संबंध होते हैं वैसे रिलेशनशिप हो। यहाँ मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पति और पत्नी के बीच संबंध और पति और पत्नी जैसे संबंध और लिव इन रिलेशनशिप तीनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। अगर पति और पत्नी हैं और मैरिज जो है वैलिड है एज़ पर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर संबंध पति पत्नी से मीन सोसाइटी में रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं और लोगों को विश्वास दिलवा रहे हैं कि हम पति पत्नी हैं, तो वहाँ पर जो संबंध होंगे वहाँ पर कोर्ट मैरिज को अज्यूम कर सकती है। पर थर्ड कैटेगरी क्या है कि आप केवल सेक्स के लिए या सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए या अपने काम वासनाओं की पूर्ति के लिए एक संबंध में रह रहे हैं, तो वो संबंध जो है क्षणिक हैं, बट उन संबंधों को हम इन रियल हस्बैंड वाइफ जैसे संबंध नहीं मान सकते हैं, बल्कि इसे लिव इन रिलेशनशिप या लिव इन पार्टनर के कॉन्सेप्ट के सिनेरियो में जो है देखा जाएगा, जहां पर मैरिज को अज्यूम नहीं किया जा सकता। और इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने कई मत दिए हैं, जहां पर लड़कियां जो हैं साथ में रहती हैं और उनका कहना था कि हमारा देश शोषण हुआ है और हम जो है एक भारी भरकम मेंटेनेंस चाहती है कि हमें एज ए पत्नी जो है ट्रीट किया गया है, पर वहाँ भी मेंटेनेंस क्लेम जो है रिजेक्ट हुआ, ये कहते हुए कि जो रिलेशनशिप थे भले ही कंसेंचुअल है बट दे आर रिसाइडिंग एज लिव इन पार्टनर। तो जहाँ पर लिव इन पार्टनर होंगे तो वहाँ पर 125 CRPC एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी इसने भरपूर प्रयास करे। एक तरह तो कहते हैं कि मैं उसकी वाइफ हूँ और ऑन द कॉन्ट्री उसी पर आरोप लगा रही है। पहला आरोप ये कि इसने छेड़खानी करी और मेरे को जो है इसने चीट किया, तो कोर्ट ने कहा ये आरोप जो है अप्रमाणित है। फिर वो कहते हैं कि सेकंड मैरिज कर ली और मेरे से जो है प्रीवियस मैरिज का फैक्ट छुपाया और मेरे साथ जो है दहेज को लेकर प्रताड़ना करी, वो ऑफेंस भी जो है डिस्प्रूव हुआ क्योंकि मैरिटल रिलेशनशिप भी प्रूव नहीं है। साथियों, यहाँ पर कंसर्न सरकार ने और जो वकील था परिवादिया का उसने इस पिटिशंस का अपोज किया और इन्होंने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह। साथियों, इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया इंपॉर्टेंट है। वी आर डीलिंग विद द सिचुएशन वेयर द मैरिज बिटवीन द पार्टीज हैज बीन प्रूव्ड। However, petitioner was already married, but he decepted the respondent by suppressing the factum of alleged first marriage. On these facts, in our opinion, he cannot be permitted to deny the benefit of maintenance to the respondent taking advantage of his own wrong. तो कुल मिला के अगर मैरिज प्रूव भी नहीं है पर पति पत्नी के संबंध है या फर्स्ट मैरिज है और वहाँ पर फैक्ट छुपा के जो है शादी कर ली गई है, तो वहाँ पर किसी भी रूप में जो हस्बैंड है अपने ही रॉन्ग का बेनिफिट जो है वो नहीं ले सकता है। क्लियर है। पर साथियों, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर फैक्ट से जो है वो डिफर है। अब डिफरेंस कोर्ट ने क्या किया, जिसके लिए हमें पैरा नंबर 5 जो है समझना होगा ताकि हमें जो है चीज़ें प्लीड करने में काफ़ी ईजी रहे। यहाँ पर लिखा गया है एट द आउटसेट इट मस्ट बी नोटेड दैट द फैक्ट ऑफ द केस आर डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी रिलाइड अपॉन। इन द अथॉरिटी रेफर्ड इट वॉज indisputed a second marriage of husband which has been performed by concealing the first marriage। कि जो अथॉरिटी पेश हुई है वहाँ पर ये फैक्ट अनडिस्प्यूटेड है कि सेकंड मैरिज जो है परफॉर्म हुई है और सेकंड मैरिज करते हुए फर्स्ट मैरिज का फैक्ट जो है वो कंसील किया गया है। बट इन द प्रेजेंट केस द फैक्टम इज़ दैट कि जो मैरिज जो है वो अपने आप में ही डाउटफुल है और कोर्ट ने कहा कि जो प्रिजम्पशन है वो तभी ड्रॉ होगा कि जब ये पति पत्नी की तरह साथ में रहे हों, बट ऐसी एविडेंस में दिखाई नहीं देती है। बट अगर ऐसा प्रिजम्पशन भी है तो ऐसा प्रिजम्पशन जो है रिब्यूटेबल है। तो कोर्ट ने कहा इस प्रेजेंट केस में जो कंसर्न एप्लीकांट है एलिजली मैरिड हुई है विद द पिटिशनर ऑन 5 मार्च 2005। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मटेरियल फाइल पे है उससे उसके कंटेंशन ही अपने आप में ही रिवोक हो जाते हैं। कंटेंशन नंबर 1 कि वो एक केस फाइल करती है जिसमें वो कहती है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है और इसने मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच किया है, बट ये ऑफेंस ही अपने आप में अप्रमाणित पाया गया। अभी तो पुलिस की फाइंडिंग ये है कि दे लिव टुगेदर एज लिव इन पार्टनर कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूसली फॉर 4 ईयर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो दूसरा केस है कि इसने फैक्ट छुपाए, सेकंड मैरिज कर ली या बाइगेमी जो है कमिट करी है, तो वो केस भी अपने आप में जांच में जो है प्रमाणित पाया गया और यही पाया गया कि इनकी भी रिलेशनशिप जो है वो कंसेंचुअल है, मैरिटल नहीं है। तो जहाँ पर रिलेशनशिप कंसेंचुअल है तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि जो कंसर्न व्यक्ति है वो लिव इन पार्टनर है। इस स्थिति में किसी भी रूप में 125 CRPC का मामला जो है एप्लीकेबल नहीं होगा और जो कंसर्न लेडी है जो लिव इन पार्टनर है वो मेंटेनेंस पे क्लेम नहीं कर सकती एज अ मैटर ऑफ राइट। तो साथियों, वहाँ पर कोर्ट ने सारे कंटेंशन को देखते हुए जो इम्प्यून ऑर्डर था उसको सेटिस्फाई करने के ऑर्डर दिए। तो साथियों, इस जजमेंट से हमें 4 बात जो है सीखने को मिलती है। बात नंबर 1
कि रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज इज़ क्वाइट डिफर फ्रॉम लिव इन पार्टनर। दूसरी बात, लिव इन पार्टनर जो है किसी भी रूप में मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ दो पक्षकार कंसेंजुअल है तो वहाँ पर कोई भी ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं होगा, खासकर रेप का। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर बात 125 CRPC की है तो उनको ये साबित करना होगा कि मैरिज जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल है। अगर ये पैरामीटर साबित नहीं होते हैं तो वहाँ पर किसी भी रूप में वो राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में कुछ हमने जो है नया सीखा है और अपने कंसेप्ट को जो है हमने इनलाइटन किया है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।